आई लव यू माया, आई रियली लव यू। प्रोबॉट की नजरें माया की आंखों में जैसे कुछ ढूंढ रही थी। माया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि प्रोबॉट उससे रवि के बारे में पूछेगा, दूसरी दुनिया में जाने वाले लॉकेट के बारे में पूछेगा, पर उसने एक भी सवाल नहीं किया था। जब से वो माया को बेसमेंट से लेकर आया था, उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त हो। रवि ने माया को समझाया था कि प्रोबॉट कई चालें चल सकता था, लेकिन तुम सावधान रहना। ये तुम क्या कर रहे हो प्रोबॉट? मैं सभी के लिए प्रोबॉट हूं माया, पर तुम्हारे लिए सिर्फ शरत। तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है प्रोबॉट, वो काम बताओ। मेरे पास इन सब बेकार की बातों के लिए कोई समय नहीं है। माया खाना खा चुकी थी और उसने अब धीरे धीरे होश संभालने शुरू कर दिए थे। उसके दिमाग में पिछले 20 सालों के कैद की यादें घूम रही थी। वो किसी भी तरह से प्रोबॉट के जाल में नहीं फंसना चाहती थी। बकवास? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा माया, तुम ये जानती हो। मैं तुमसे पहले भी। बहुत हो गया प्रोबॉट, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं वापस बेसमेंट में चली जाती हूं। प्रोबॉट चुप हो गया। ठीक है, तुम लैब में आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या काम करना है। इधर सूरज मोनिका के उठने से पहले ही उसके घर से निकल चुका था। कल सिर पर हुए वार के कारण उसके सिर पर अभी भी घाव था और उसका सिर अभी भी दुख रहा था। मोनिका ने रात में उसे कुछ दवाइयां दे दी थी, पर उसने पेनकिलर्स खाने से इनकार कर दिया था। जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया था पीठ पीछे, अब उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम सबको दूंगा। नताशा को, सिड को, अकीरा को, सबको। सूरज के पास दोपहर तक का समय था। उसके बाद उसे जंगल जाना था, पर उसने कुछ सोच लिया था। मुझे इसी वक्त जंगल के लिए चल देना चाहिए। अगर मैं ज्यादा देर यहां वहां घूमता रहा तो शायद कोई ना कोई मुझे देख लेगा, और मैं इस वक्त पाशो शहर नहीं घूम सकता हूं। मुझे अपना फोकस बनाए रखना है। आज की आज उन चारों से मुझे बदला लेकर रहना है, और फिर उसके बाद बारी आएगी अकीरा की, और फिर मैं आराम से भविष्यवाणी के बारे में चीजें तलाश कर सकूंगा। तभी सूरज के कनेक्ट पर एक मैसेज आता है। वेयर आर यू? स्कूल से लीव लेकर तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। टेल मी वेयर आर यू? सूरज ने अपने कनेक्ट पर आए मोनिका के इस मैसेज को इग्नोर कर दिया और अपनी रिंग को चेक करके और अपने चेहरे पर एक रुमाल बांधकर जंगल की ओर बढ़ गया। इधर मोनिका के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सूरज के बिना किसी मैसेज छोड़कर चले जाने से मोनिका पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। उसने सुबह उठकर पूरे घर में तलाशी ली थी, पर सूरज उसे कहीं नहीं मिला था। उसके बाद उसने चेक करने के लिए स्कूल में भी बात की, पर सूरज वहां भी नहीं था। उसके बाद उसने सूरज को मैसेज किया, जिसका जवाब सूरज ने नहीं दिया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो सूरज। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मोनिका क्या पला है। इतना कहते हुए मोनिका गुस्से में साकुरा फाइटिंग स्कूल के लिए घर से निकल गई। इधर प्रोबॉट के साथ रात भर उसकी लैब में काम करने के बाद माया वापस बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। सभी प्रोफेसर्स और रवि ने उसे घेर लिया था। वे उससे बहुत सारी बातें करना चाहते थे। बताओ माया, क्या हुआ? ऊपर तुमने क्या देखा? प्रोबॉट ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया? कुछ पता लगा क्या? तुमने सूरज को देखा? प्रोबॉट ने तुमसे क्या काम करवाया? जैसे ही माया बेसमेंट में पहुंची, सभी लोगों ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले रवि को गले लगाया और रवि के साथ अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। प्रोफेसर हार्प और प्रोफेसर स्टीन उसके लिए पानी लेकर आ गए थे। थोड़ा आराम करो माया और हम सबको पूरी बात बताओ। माया ने पानी का ग्लास ले लिया और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गई। रवि उसकी तरफ बेचैनी से देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों, पर एक बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि माया किसी बहुत ही घिनौनी जगह से लौटी हो। माया उसकी नजरों को समझ गई थी। उसने धीमी आवाज में रवि से कहा, कुछ नहीं हुआ रवि, ये बस प्रोबॉट की चाल थी। रवि को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। और क्या हुआ माया, हम सबको बताओ। माया ने कल रात की पूरी कहानी उन सबको बता दी। इसके बाद प्रोफेसर स्टीन ने कहा, मतलब प्रोबॉट तुम्हें इस बेसमेंट से निकालकर अपनी लैब में लेकर गया और एक भी काम तुमसे नहीं कराया? नहीं, उसने अपनी लैब में ले जाकर बस मुझसे कहा कि इन मॉनिटर्स पर नजर रखो, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होने पर मुझे बताना। पर सच कहूं तो नजर रखने को कुछ था ही नहीं। 3 अलग अलग मॉनिटर्स हैं, एक स्कूल पर, एक घर पर और एक पाशो शहर की पश्चिमी बाउंड्री पर, जहां रेगिस्तान है। मुझे लगता है कि जिस तरह हम प्रोबॉट को यूज करके यहां से निकलना चाहते हैं, उसी तरह प्रोबॉट भी हमसे कोई जानकारी चाहता है।
रवि माया की इन बातों को सुनकर तुरंत समझ गया कि प्रोबॉट के मन में क्या चल रहा था। मैं जानता हूं कि प्रोबॉट हमसे क्या चाहता है। सबने उससे पूछा, क्या? प्रोबॉट हमसे सूरज के बारे में जानना चाहता है और साथ ही सूरज के पास जो डिवाइस है दूसरी दुनिया में जाने वाला, उसके बारे में भी। पर हमें ध्यान रखना है कि हम में से कोई भी सूरज या उस डिवाइस के बारे में प्रोबॉट को ना बताए या किसी भी तरह की बात ना करे। आप सब लोग समझ गए ना? सब ने अपना सिर सहमति में हिलाया। प्रोबॉट हमसे किसी न किसी तरह से ये इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेगा, चाहे लालच देकर या धमकी देकर या फिर किसी और तरीके से। पर हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में यह बात उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हमारी घर पहुंचने और बचने की आखिरी उम्मीद भी तबाह हो जाएगी। रवि की यह बात सुनकर सबकी आंखों में फिर से डर दिखने लगा था। चिंता मत करो रवि, हम में से कोई भी प्रोबॉट को यह नहीं बताएगा। प्रोफेसर हार्प ने रवि के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। माया ने रवि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, रवि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। रवि ने सभी प्रोफेसर से कहा, हम दोनों को कुछ बात करनी है, क्या आप हम सबको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? सभी प्रोफेसर्स माया और रवि को वहीं उस बिस्तर पर अकेला छोड़कर बेसमेंट के दूसरे किनारे पर चले गए। इधर मोनिका स्कूल में आकर सूरज के बारे में पता करने में जुट गई थी। उसे हर हाल में सूरज के बारे में पता करना था। उसने अपने ऑफिस में नताशा और उसके गैंग को बुला लिया था। नताशा और सिड के साथ बाकी 3 लोग भी मोनिका के ऑफिस पहुंच चुके थे, सोनिया, एंजेला और मार्क। सबके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान थी। मोनिका को लगा था कि अगर ये पांचों सूरज से बदला लेना चाह रहे थे तो ये स्कूल में नहीं होंगे, पर उन सब के आ जाने से मोनिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तुम सब ने सूरज को देखा है? नहीं। तुम लोगों की मुलाकात सूरज से आखिरी बार कब हुई थी? उसी दिन जिस दिन सूरज को वार्निंग मिली थी। नताशा ने लापरवाही से कहा। बिहेव योरसेल्फ नताशा। सॉरी मैम, पर सूरज से हमारी मुलाकात उसी दिन हुई थी। उसके बाद से हम अपनी क्लासेस और प्रैक्टिस में बिजी थे और शायद वो भी। क्या तुमने किसी भी तरह से सूरज को कोई चैलेंज दिया था? मोनिका जानती थी कि सूरज न सिर्फ अच्छा फाइटर था बल्कि बहादुर भी था। वो किसी भी फाइट से पीछे नहीं हटता था। नो मैम, हमने किसी भी तरीके का चैलेंज उसे नहीं दिया था। वो तो बस उस दिन हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे जिसे शायद सूरज ने सीरियसली ले लिया। ठीक है, तुम सब जा सकते हो, पर एक बात ध्यान रहे, अगर मुझे किसी भी तरह से ये पता लगा कि सूरज को कुछ हुआ है और उसमें तुम सबका हाथ है तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और साथ ही आने वाली फाइटिंग लीग से भी निकाल दिया जाएगा। यस मैम, हम समझते हैं। इतना कहकर नताशा और सिड का पूरा ग्रुप मोनिका के ऑफिस से निकल गया। हमने हेडमिस्ट्रेस को भी बेवकूफ बना दिया। स्कूल खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। तुम सब तैयार हो? नताशा ने सबको देखते हुए कहा। सबने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। इधर सूरज लाइब्रेरी में मिले लेटर में लिखी जगह पर पहुंच चुका था। यह जगह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थी जहां पर सूरज इस दुनिया में पहली बार आया था। मैं शायद इसी जगह के आसपास अपनी दुनिया से इस नई दुनिया में आया था, उसने अपने आसपास नजर घुमाते हुए कहा। जंगल का इलाका शुरू हो चुका था। उसने अपनी रिंग में दोनों अपग्रेड भी साथ में रख लिए थे ताकि अगर कोई जंगली जानवर मिले या फिर नताशा और उसका ग्रुप उसके ऊपर किसी जंगली जानवर से हमला करवाए तो उसे फाइट करने में आसानी हो। वो जंगल में चलता हुआ काफी अंदर तक आ चुका था। यहाँ पर पेड़ काफी घने हो चुके थे और छोटे छोटे अजीब जानवर दोबारा दिखने लगे थे। व्यूओ जैसे जानवरों का एक झुंड उसके पास से होकर गुजर गया। उसने एक चिड़िया को देखा जिसकी चोंच की जगह पर एक काला छेद था और उस छेद से खून टपक रहा था। उस चिड़िया की कोई आंख नहीं थी पर 6 पैर थे। वो जिस पेड़ पर बैठी थी वहां पर सैकड़ों घोंसले लटके हुए थे, पपीते के आकार के। सब में से एक जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई दांत किटकिटा रहा हो। लगता है कि नताशा और उसके ग्रुप ने मुझे बेवकूफ बना दिया है या फिर अपना इरादा बदल लिया है। उसके सिर में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो बार बार अपने सिर के पीछे हाथ लगा रहा था। क्या हुआ सूरज, चोट ज्यादा जोर की लग गई क्या? सूरज ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां पर सिड खड़ा हुआ था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जो चोट तुम लोगों ने मुझे पहुंचाई है उससे 10 गुना ज्यादा अभी मैं तुम्हारे बदन पर घाव करके दूंगा। घायल हो पर बहादुरी का नाटक नहीं छोड़ा अभी तक। एक लड़की की आवाज आई और सूरज ने अपनी लेफ्ट की तरफ मुड़कर देखा। वहां पर एंजेला खड़ी हुई थी। कैसे छोड़ेगा बेचारा, ये तो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। सूरज ने दोबारा मुड़कर देखा। वहां पर नताशा खड़ी हुई थी।
अब तुम आ ही गए हो सूरज, तो साबित कर ही दो कि तुम सबसे बेस्ट फाइटर हो। नताशा के साथ ही मार्क और सोनिया भी पेड़ों के पीछे से निकल कर आ गए थे। स्कूल की छुट्टी के बाद पांचों पोर्टल का यूज करके इस जंगल में आए थे। सूरज समझ गया था कि उन पांचों ने मिलकर उसे फंसा लिया था। सूरज ने पिछले 15 सालों में बहुत तरह की फाइटिंग की और डिफेंसिव स्टाइल में ट्रेनिंग ली हुई थी। उसे तुरंत पता चल गया कि ये पांचों मिलकर उसे घेरना चाह रहे थे, पर उसे एक चीज समझ नहीं आई। उन पांचों ने मिलकर उसे सिर्फ 3 ओर से ही घेरा था। उसके पीछे की जगह पूरी खाली थी, जहां पर एक मैदान बना हुआ था। उस गोलाकार मैदान के ऊपर सिर्फ छोटे मोटे पेड़ और घास थी। ये पांचों किस तरह से सीनियर्स बन गए? नताशा और ये बाकी चारों लेवल 8 के फाइटर हैं, पर निहायती मूर्ख भी। मेरे पीछे पूरा मैदान पड़ा है और उन्होंने मुझे सिर्फ सामने से घेरा हुआ है। मैं तो बहुत आराम से इनके अटैक को डिफेंड कर सकता हूं और फिर इन पर दोबारा अटैक भी कर सकता हूं, पर इन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए। ये सोचते हुए सूरज ने धीरे धीरे पीछे की ओर मैदान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अटैक! सूरज हमसे बचकर खुले मैदान की ओर भागना चाह रहा है। वहां पर वो आसानी से हम पर अटैक कर पाएगा। ये लो। सूरज ने उन सब के ऊपर अपनी रिंग से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और मैदान की ओर दौड़ लगा दी। कंबाइंड अटैक करो, उसे कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। नताशा का ग्रुप फाइटिंग लीग में एक साथ लड़ा। कंबाइंड ग्रुप के नियम थोड़े अलग थे और उनके वेपन भी एक ही तरह से काम करते थे। उन सब ने सूरज के ऊपर एक साथ अटैक किया और सबके ब्रेसलेट्स में से बहुत सारे बर्फ के नुकीले हथियार निकले और सूरज को 3 डायरेक्शन से घेरते चले गए। तुम लोग तो मुझे ठीक से घेर भी नहीं पा रहे हो, हराओगे कैसे? ये कहते हुए सूरज ने उन सब के ऊपर आग की एक तेज लहर फेंकी। मार्क और सोनिया उस लहर की चपेट में आ गए और दोनों पीछे रह गए। उन दोनों को बचाने में एंजेला भी पीछे छूट गई। अब फाइट सिर्फ नताशा, सिड और सूरज के बीच थी। 3 तो आउट, अब तुम और सिड भी जाओगे। पर नताशा और सिड मुस्कुरा रहे थे। सूरज को कुछ गड़बड़ लगी। उसने जैसे ही अपने अटैक को एक्टिवेट किया, उसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और फिर पीछे मुड़ा। पूरी जमीन धंसने लगी थी। नताशा और सिड पहले से ही उस मैदान से हटकर मार्क, सोनिया और एंजेला के पास पहुंच गए थे। उनकी चाल सक्सेसफुल हो गई थी। बहुत अच्छी फाइट की तुमने सूरज। तुम्हें हमारे साथ साथ पूरा स्कूल भी याद रखेगा। अपना ध्यान रखना, बाय बाय। इतना कहकर वो पांचों भाग गए। सूरज के संभलने से पहले ही वहां पर लगभग 200 फुट गहरा और लगभग 50 मीटर एरिया का गड्ढा हो गया। जमीन फटने से हुए धमाकों से और उससे उछली चट्टान और पत्थरों के उसके सिर से टकराने के कारण सूरज के होश दोबारा खोने लगे। वो उस 200 फुट गहरे गड्ढे में गिरने लगा। तभी उसे उसकी ओर रस्सी फेंकते हुए मोनिका दिखाई दी। सूरज रस्सी पकड़ नहीं पाया। उसके गले से आखिरी शब्द ये निकले, मोनिका। क्या सूरज को मोनिका बचा पाएगी? माया, रवि और बाकी प्रोफेसर सब क्या करेंगे? क्या अक्षय अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।